वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का 4th चैप्टर है इंडस्ट्रीज़। उद्योगों के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री आपकी कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, कितने तरह की इंडस्ट्री होती हैं, उसके लिए लोकेशन क्या क्या होती है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए किस इंडस्ट्री के लिए, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का हो, या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो। स्टेट पीसीएस का आपका किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, उत्तराखंड का है, यूपी का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, कोई भी स्टेट पीसीएस के आगे, या आप किसी ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है और शुरुआत से पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये पीडीएफ आपकी हिंदी में रहेगी, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ में टर्म बताता चलूँगा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा 4th चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ाया था, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसको ध्यान से देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये 4th चैप्टर आपका आ गया इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसमें पहले एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रखी हैं। जैसे कि इसमें ये चीज़ बताई हुई है, यहाँ पर एक चीज़ें क्लियर कर रखी हैं उद्योगों की। जैसे कि आप जो भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी भी एक टेक्स्ट बुक है, अभ्यास पुस्तिका है। इसमें क्या है कि लंबी प्रक्रिया के द्वारा ही हम तक पहुँचती है। जैसे कि पहले वृक्ष को काटा जाता है, उससे लुगदी बनाई जाती है जिसे पल्प बोलते हैं हम, जिसे हम पल्प बोलते हैं। फिर उसे पल्प मिल तक ले जाया जाता है। मिल से फिर वो कागज़ बनता है, कागज़ से फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में जाने के बाद छपने के बाद वो आपके पास पहुंचती है, टेक्स्ट बुक बनती है। तो इसमें बहुत सारे प्रक्रिया होगी। ये सारी की सारी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में चीज़ें क्लियर की थी, उसमें मैं आपको एक चीज़ें क्लियर बता दूँ, आपको इससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि उसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज़ बताई थी। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी में जो आपको नेचर की तरफ से चीज़ें मिली हुई हैं, जो आपको ज़मीन से चीज़ें आप निकालते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर से जैसे कि जो भी चीज़ें, जो भी खेतीबाड़ी होती है, चाहे पशुपालन होता है, सारी चीज़ें जो हम प्रोडक्ट्स ज़मीन से निकालते हैं या जानवरों वगैरह से हमें मिलते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे क्रियाकलाप आपके फर्स्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं। ठीक है, ज़मीन से माइनिंग भी इसी में आ जाता है। माइनिंग के बाद जो आपकी इंडस्ट्री लगती है, बाद में जो चीज़ें बनाती है, वो आपकी सेकेंडरी में आते हैं। जो माइनिंग होती है पूरी की पूरी, जो ज़मीन से निकालते हैं, खनन आता है पूरा का पूरा, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। इसे इकोनॉमी की भाषा में बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। सेकंड एक्टिविटी में आपका आ जाता है जो विनिर्माण, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज आ गई, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग आ गई। जो आपको कागज़ के प्रोसेस में बताया, जैसे कि कागज़ पहले लकड़ी को काटा गया, फिर आपका कागज़ बनाया गया, कागज़ से आपकी टेक्स्ट बुक बनी। क्लियर होगा। दूसरा, ज़मीन से आपने आयरन ओर निकाला, लोहा एसक निकाला, उसके बाद उसमें चीज़ें मिलाई, उसको साफ़ किया, उसके बाद वो उसका स्टील बन गया। स्टील से फिर मशीनरी बनी, मशीनरी से और चीज़ें जैसे ट्रक, कार, बस, प्लेन, ये सब चीज़ें बनी। वो सारा का सारा आपका इंडस्ट्री आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेक्टर आ जाएगा आपका। जो भी चीज़ें बनती हैं इसमें आगे, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, इसमें जो भी चीज़ें आपकी बनती हैं, कोई भी आप जो इस्तेमाल में करते हैं, मोटरसाइकिल आप इस्तेमाल करते हैं, कार, जीप, ट्रैक्टर, जो भी ट्रेन, सब ये सब आपका इंडस्ट्री में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका सेकंड एक्टिविटी। आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड एक्टिविटी में आपका क्या आ जाएगा? तीसरे वाले इसमें क्या आ जाएगा? तीसरे वाले में आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा पूरा का पूरा। इसमें आपका पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर आ जाएगा। जो आपको इन चीज़ों को बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, सर्विस चाहिए, जो इनको आप तक पहुंचाने के लिए सर्विस चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सर्विस सेक्टर आ गया, कम्युनिकेशन आ गई इसमें, बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, किसी भी चीज़ की रिसर्च आ गई, वो सारी की सारी सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा इसमें आ गया। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी हैं। इकोनॉमी की भाषा में से 3 सेक्टर बोल देते हैं। तो आज हमें सेकेंडरी के बारे में पढ़ना है, उद्योगों के बारे में हमें पढ़ना है। उद्योगों के बारे में ये चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि कोई भी कच्चा माल होता है, इसमें बहुत आसान भाषा में दे रखा है। कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को लोगों के लिए अधिक वैल्यू के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करने को हम विनिर्माण शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री जो है, उद्योग शब्द का आजकल कम प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण में बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में आ जाती हैं। जैसे कि इसमें वही है, टेक्स्ट बुक वाला आपको उदाहरण दे रखा है। ठीक है, उद्योग का संबंध जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे है। जैसे कि वस्तुओं का उत्पादन है,
खनिजों का निष्कर्षण है, सेवाओं की व्यवस्था, तीनों सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। लोह इस्पात उद्योग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री है कोई भी आपका रॉ मटेरियल से बनी चीज़ें हैं जो हम निकालते हैं ज़मीन से, उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जो भी प्रोसेस किया जाता है, वो आपका सारा का सारा इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, फिर आपको आगे आगे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हुई चली जाएंगी। उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वर्गीकरण, कितने तरह के उद्योग होते हैं, कितने तरह की आपकी इंडस्ट्री होती है, इससे आपको चीज़ें समझ में और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। आपको चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि कच्चा माल रॉ मटेरियल के आधार पर, उद्योगों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, साइज के आधार पर। ठीक है, थर्ड है आपका ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। इन तीन चीज़ों के बेस पे इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, साइज कैसा है और ओनरशिप कैसी है। ठीक है, ये आपको देखना है। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व, ये आपको तीन चीज़ें मेन ध्यान में रखनी है। कच्चा माल रॉ मटेरियल, आकार साइज के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर इसका जो क्वालिफिकेशन है वो किया जाता है। रॉ मटेरियल के आधार पर कैसे, रॉ मटेरियल के आधार पर ये दे रखा है कच्चा माल, रॉ मटेरियल के आधार पे आप इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो करना है, एक तो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, ठीक है, एग्रो बेस इंडस्ट्री हो गई। दूसरा आपका मिनरल बेस हो गई, खनिज आधारित हो गई। तीसरी आपकी मैरीन बेस हो गई, समुद्र आधारित हो गई। और चौथी आपकी फॉरेस्ट बेस हो गई। ये इस आधार पे आपकी 4 तरह की होगी। आधार कौन से हैं, वही कच्चा माल रॉ मटेरियल के आधार पे, साइज के आधार पे और ओनरशिप के आधार पर। इस आधार पर 4 तरह की आपकी इंडस्ट्री होगी। क्लियर होगी, ये दोबारा चीज़ समझ लेना इसको अच्छे से। 3 चीज़ों पर है, कच्चा माल पे, आकार पे और स्वामित्व ओनरशिप के आधार पर। तीनों के आधार पर इसके 4 तरह की है। एग्रो बेस है, कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, ठीक है, मिनरल बेस, और ये आपकी मैरीन बेस होगी, और ये वन आधारित हो गई, फॉरेस्ट बेस हो गई। 4 तरह की कच्चे माल के आधार पे। ठीक है, अब एग्रो बेस पहले हम पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग कैसे होते हैं। कृषि आधारित उद्योग हैं जिसमें आप वनस्पति का, वेजिटेशन का, और आप जंतु का, ठीक है, इन दोनों का आप प्रयोग करते हैं। वेजिटेशन का हम प्रयोग करते हैं, जंतु मतलब कि इसका प्रयोग करते हैं प्लांट का और एनिमल का। इन दोनों का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ उसे हम बोलेंगे कृषि आधारित, एग्रो बेस हो जाएगा। कैसे कैसे, खाद्य संसाधन है जितने भी खाने से जुड़े हुए हैं, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है जो आपका बनता है, डेयरी के उत्पाद हैं, और चर्म उद्योग है। ये एग्रो बेस आधारित इंडस्ट्री है आपकी। कृषि आधारित है, कृषि आधारित में दोनों होगी। जैसे कि वनस्पति आधारित हम किसे कह सकते हैं, इसमें आपका वनस्पति तेल आ गया, ठीक है, जो दुनिया भर के तेल तिलहन होते हैं उनसे तेल निकलता है। सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है, खाने से चीज़ें बनती है। सूती कॉटन से बनता है आपका, कपास से सूती कपड़ा जो बनता है, बुन बुन के आगे बनता है, इंडस्ट्रीज़ की लगाई जाती है। डेयरी उत्पाद जंतु आधारित हो गया इसके, ठीक है, ये एनिमल बेस हो गए। डेयरी, जितने भी डेयरी उत्पाद हैं आपको कहाँ से मिलते हैं, जानवरों से ही मिलते हैं, उन्हीं से आप डेयरी उत्पाद बनाते हो आगे आके। दूध से क्रीम बनती है, फिर आपका घी बनता है। जितने भी डेयरी उत्पाद हैं, चर्म उद्योग, ये भी आपको जानवरों से ही है, जानवरों के चमड़े से बनते हैं। तो ये एग्रो बेस इंडस्ट्री होगी सारी। ये होगी आपकी एग्रो बेस इंडस्ट्री, जो वनस्पति के आधार पे, प्लांट के आधार पे और जंतु के आधार पे, एनिमल के आधार पे। जैसे कि हम चीनी मिल लगाते हैं, ठीक है, चीनी मिल कोई लगाता है, चीनी की मिल है जहाँ पर चीनी बनती है। चीनी किससे बनेगी, गन्ने से बनेगी। तो वो कौन सी, एग्रो बेस इंडस्ट्री होगी। पहले गन्ना ले जाएगा, शुगर के, ठीक है, गन्ने को ले जाएगा, उससे आपकी चीनी बनेगी आगे, उसी से आपका गुड़ बनता है। तो ये आपकी एग्रो बेस होगी। कॉटन का ऐसी है, ठीक है, सूती कपड़ा, जैसे कपास खेत में उगाई जाती है, उससे बाद उसका धागा बनता है, धागे से फिर आपकी शर्ट बनती है, कमीज बनती है, कपड़ा बनता है। तो ये आपकी एग्रो बेस हो गई। चीज़ समझ में आ गई, क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे आपका खनिज आधारित, माइनिंग, ठीक है, खनिज आधारित, जो आपकी मिनरल बेस हो गई। जो धरती से जितनी भी तरह के आपके मिनरल्स निकलते हैं, उसके बाद जो उसके रॉ मटेरियल से आगे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, वो उस बेस पे होती हैं। जैसे कि ये प्राथमिक उद्योग है, इनको प्राथमिक उद्योग को प्राइमरी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी की जितनी इंडस्ट्री है इसी के ऊपर बेस होती हैं, बेस आधारित इंडस्ट्री होती हैं।
जो आपके खनिज निकलते हैं, आयरन ओर निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, मैग्नीज निकलता है, तांबा निकलता है, बाकी सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। जैसे कि खनिज आधारित अंशों का उपयोग करके कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में हम करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को पोषण का कार्य करते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर को गला करके, आयरन ओर को गलाने के बाद उसमें चीज़ें मिलाने के बाद उसको हम स्टील बनाते हैं। बाकी की जितनी भी चीज़ें आपकी, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, बस से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, रेल से करते हैं, किसी भी चीज़ से आप करते हैं तो वो किससे बनी होगी? वो स्टील से बनी हुई होगी। खेती भी अगर आप करते हैं, खेती में आप हल का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, वो किससे बना होगा? लोहे से बना होगा। तो बाकी के जितने भी चीज़ें जैसे चीज़ें बनती हैं खनिज उत्पाद के, उन्होंने बता रखा है, जैसे कि भारी मशीनें बनती हैं, जो आपका भवन है, आप अपना घर बना रहे हो, सामग्री है, तेल, रेल के डिब्बे हैं, सारी चीज़ें आपकी इसी के बेस है, इसीलिए इसे प्राइमरी इंडस्ट्री बोला गया है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा समुद्र आधारित, जो आपके मैरीन बेस है, मैरीन बेस इंडस्ट्री है। समुद्र से जो जो चीज़ें निकलती हैं, सी से, ओशन से जो जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि छोटा सा इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे कि आपका मछली का तेल निकलता है। ठीक है, मछली का तेल जो मछलियों को पकड़ते हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्री इसी बेस पे होती है। जो जो चीज़ें आपकी समुद्र से निकलती है उनके बेस पे, उनके रॉ मटेरियल जो समुद्र से निकलता है उसके आधार पर जो आपकी इंडस्ट्री स्थापित होगी उसे हम मैरीन बेस इंडस्ट्री बोलेंगे। मछली का तेल निकलता है और भी उससे चीज़ें बनाई जाती है, मांस का है, जितना भी सारा का सारा। ठीक है। फिर आपकी आ जाती है फॉरेस्ट बेस। फॉरेस्ट बेस जो आपकी वन आधारित इंडस्ट्री है। 3 तरह की मैंने आपको बताई, चौथी ये होगी। जितने भी आपके वनों से आपको फॉरेस्ट से कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि लुगदी हमने ऊपर मैंने आपको बताई दिया, जिससे कागज़ बनता है, औषधियाँ बनती हैं, जितनी भी फर्नीचर आपके बनते हैं ये लकड़ी से ही बनेंगे, भवन आप बनाते हो, घर बनाते हो, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपकी होगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये 4 तरह की आपकी इंडस्ट्री होगी। एग्रो इंडस्ट्री होगी, कृषि आधारित, जो कृषि से बनी हुई चीज़ें हैं। दूसरी आपकी मिनरल बेस होगी, जो धरती से निकलते हैं, जैसे कि समुद्र से निकलते हैं, वो आपकी मैरीन बेस होगी। और ये वन फॉरेस्ट बेस होगी। चारों तरह की इंडस्ट्री आपकी होगी। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर क्लियर। उसके बाद है साइज के आधार पर। साइज के आधार पर, अब साइज के आधार पर क्या? साइज के आधार पर है जैसे कि उसमें इन्वेस्टमेंट की गई, कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट किया, कितनी उसमें राशि इन्वेस्टमेंट की गई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें कितना है, कितनी राशि उसमें, कितना उसमें पैसा लगा हुआ है। दूसरा, उसमें नियोजित लोगों की संख्या कितनी है, यानी कि जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबर वहाँ पर काम कर रही है, या जो दूसरी तरह के उसमें काम में जुड़े हुए हैं, ऊपरली लेवल पे भी जो लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का काम है, कितने लोग उसमें लगे हुए हैं। तीसरा है उसमें प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन की मात्रा कितनी है। ये 3 आधार है इसके। ठीक है, इसके 3 आधार हैं। जो साइज बेस है उसमें इसके 3 आधार हैं। ऊपर वाले में 4 थे आपके, जो आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से, इसमें आपके साइज के आधार पे आपके 3 हैं। अगर आप इकोनॉमिक उसमें जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 तरह की देंगे। यहाँ पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 हिस्सों में इन्होंने बांटा है। स्मॉल स्केल है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और दूसरी इन्होंने बृहद स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर आप इकोनॉमी में जाएंगे तो मीडियम स्केल भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 के बारे में पढ़ना है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। जैसे कि कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, जो आपके कुटीर उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो हम घर पर ही बनते हैं, ठीक है, जिसमें घर के परिवार के लोग ही जुड़े हुए होते हैं, उस उद्योग में, इंडस्ट्री में लगे होते हैं। बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, हाथों से चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि टोकरी की बुनाई, टोकरियाँ बनाने वाले आपने देखा होगा, आपने पिक्चर वगैरह भी देखी होगी, आप टीवी वगैरह में देखते हो। जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, कुम्हार काम करता है, ठीक है। अन्य हस्तनिर्मित जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें आपको मिलती हैं, उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं, जिसमें परिवार के लोग ही जुड़े होते हैं। बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत छोटे लेवल पे उसमें लोग जुड़े होते हैं, बहुत छोटे लेवल, जो प्रोडक्शन की मात्रा वो बहुत कम होती है। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की राशि, मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा लगा होता है, लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आप इंडस्ट्री लगा दें, उसमें दूसरी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा और टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाएं, कार की इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है, मारुति उद्योग लगाएं, आप लोहा इस्पात लगाएं, टाटा स्टील लगाएं, कोई भी आप इंडस्ट्री लगाएं जो बड़े लेवल पे, वो लार्ज स्केल पे होती है, उसमें हाई टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, लोगों की संख्या, लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस आधार पर उनको बड़े लेवल के बोलते हैं हम।
छोटे लेवल पे तो बता ही दिया इन्होंने, रेशम बुनाई है, खाद्य प्रसंस्करण, लघु पैमाने के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो मैं आपको बता ही रहा था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी की सारी आ गई, 2 पहिया 4 पहिया वाहन आ गए, ठीक है, भारी वाहन आ गए, ट्रक आ गए, मोटर गाड़ियाँ आ गई बड़ी बड़ी, ठीक है, ये सारी ये बड़े लेवल पे हो गए। साइज़ के आधार पे 2 तरह की इन्होंने बता दिया। फिर मखाने आपने खाए होंगे, इसके आधार पे देखा प्रोसेस। स्वामित्व ओनरशिप के आधार पर, ठीक है, ओनरशिप के आधार पे बता रखा है इंडस्ट्री के बारे में कि ओनरशिप के आधार पर कितने तरह की आपकी इंडस्ट्री होगी, स्वामित्व किसका है। अब इस आधार पे इन्होंने बता रखा है निजी क्षेत्र, एक तो आपका प्राइवेट हो गई, ठीक है, दूसरी पब्लिक हो गई, पब्लिक सेक्टर की आपने सुन भी रखा होगा, तीसरी आपकी जॉइंट सेक्टर की हो गई, चौथी आपकी कोऑपरेटिव हो गई, ठीक है। ये 4 तरह की इंडस्ट्री है ओनरशिप के आधार पे। प्राइवेट में कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग लगे हुए हैं, 1-2 लोग हैं या बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, प्राइवेट लोगों का प्राइवेट है वो सारा का सारा काम, ठीक है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं, हालांकि रहता है वो अलग बात है, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री है, कुछ लोगों की है या एक व्यक्ति की। पब्लिक इंडस्ट्री है, सार्वजनिक क्षेत्र जिन्हें आप कहते हो, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इंडस्ट्री होती है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल के बारे में, गेल के बारे में आपने सुन रखा होगा। जॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी है और प्राइवेट हिस्सा भी, उसे जॉइंट संयुक्त उपक्रम बोलते हैं। सरकार का भी, ये उससे सरकार चलती है, कुछ व्यक्ति भी चलाते हैं। जो आपके ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, इसमें भी आजकल प्राइवेटेशन होता है, जैसे कि इसमें 51% गवर्नमेंट का रख लिया जाता है, ज़्यादातर ये है आजकल। वैसे पहले ये पूरी तरह 100% ही उसके मतलब कि पब्लिक सेक्टर में आते थे। फिर है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में होता है सहकारी होते हैं ये, इसमें जो रॉ मटेरियल की पूर्ति करता है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उन्हीं का उसमें हिस्सा होता है, उन्हीं का उसमें हिस्सा होता है। जैसे कि आपको थोड़े से उदाहरण भी इन्होंने दे रखे होंगे। स्वामित्व संचालन जैसे कि जॉइंट वाला मैंने बता दिया। सहकारी मारुति उद्योग लिमिटेड का बता दिया, संयुक्त क्षेत्र का है। पब्लिक मतलब कि लोगों का है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, मारुति उद्योग लिमिटेड का। सहकारी क्षेत्र में कोऑपरेटिव में क्या है कि जो स्वामित्व और संचालन है वो कच्चे माल के जो उत्पादक हैं और पूर्ति करता है, जो कच्चे माल वहाँ पर पहुँचाते हैं, उनका हिस्सा होता है, कामगारों का दोनों का हिस्सा होता है वहाँ पर, जो मैनेजमेंट में भी हैं और जो उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन, ये ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव वाले हैं ये दूध के मामले में, ठीक है, ये ज़्यादातर दूध के, जैसे मदर डेयरी है दूध के मामले में, मदर डेयरी का लोग थे। आनंद मिल्क यूनियन दे दिया, सुधा डेयरी का उदाहरण दे दिया इन्होंने, ये आपको दे भी रखा है सुधा डेयरी के बारे में। तो जो वहाँ पर दूध पहुँचाते हैं, जो वहाँ पर गाय भैंस रखते हैं अपनी कोऑपरेटिव के रूप में, तो वो उसके हिस्सेदार होते हैं सारे के सारे। तो ये 4 तरह का हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर इंडस्ट्री आपको 3 हिसाब से आपको बता दी है, स्वामित्व ओनरशिप के आधार पे, साइज के आधार पर और आपकी रॉ मटेरियल के आधार पर। ये इंडस्ट्री आपको समझ में आ गई यहाँ पर। उसके बाद है उद्योगों का जो स्थिति को प्रभावित करने, उद्योगों की जो इंडस्ट्री की लोकेशन है उसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, ठीक है, जो उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं कि इंडस्ट्री आपकी कहाँ कहाँ पर लगाई जाए, इंडस्ट्री आपकी कहाँ कहाँ, फैक्टर ऑफ एक्शन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लियर हो गया। ये इसके दे रखे हैं उद्योगों की स्थिति संबंधी कारक हैं जो आपकी, इस आधार पर लोगों का लोकेशन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर फॉर इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपकी एक तो संचार कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर होगी, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, बाजार मार्केट होगी और आपका वाटर हो गया। इस आधार पर जो है इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर आसानी से उपलब्ध होंगी वहीं पर इंडस्ट्री की लोकेशन आपकी होगी, वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं पर तो इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जहाँ उसके लिए कच्चा माल होगा। जैसे कि एग्रो इंडस्ट्री है तो वो उसी रीजन में लगाई जाएगी, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री वाले ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो भारहास्य उद्योग होते हैं। भारहास्य उद्योग उनको बोलते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट में वजन घटता है, जिनका ट्रांसपोर्ट में वजन घटता है। जैसे कि गन्ने वाली जो हम बात कर रहे थे, जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग वहीं, चीनी मिल वहीं पर लगाए जाएंगे उसके लिए, क्योंकि चीनी जो गन्ने का है वो भारहास होता है ले जाने में, गन्ना सूख जाता है, वजन उसका घटता है उस हिसाब से। दूसरा उसके लिए चाहिए लेबर, वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। अगर लेबर ही नहीं होगी, ऐसे रीजन में आप इंडस्ट्री लगा दोगे तो काम चलेगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए, बाजार बहुत ज़रूरी है, बाजार उसके लिए होना चाहिए।
मार्केट में बेचोगे भी तो सही। वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से ज़रूर होनी चाहिए, और लैंड आपको मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। हालांकि गवर्नमेंट का इन्होंने दे रखा है, गवर्नमेंट भी पिछड़े जो एरिया हैं, जो इंडस्ट्री लेवल में पिछड़े हुए एरिया, उसके लिए भी प्रोत्साहन देती है, जैसे कि सेज की वो सारी चीज़ें बनाते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद आपका आ जाता है इंडस्ट्री सिस्टम कैसे काम करता है। इंडस्ट्री सिस्टम में इन्होंने दे रखा है कि 3 चीज़ें होती हैं आपको, मैंने ये चीज़ें पहले भी चैप्टर में बता रखी हैं आपको एग्रीकल्चर वाले में। एक इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा प्रोसेसिंग है, प्रक्रम वहाँ पर चल रहा है, प्रोसेसिंग है। तीसरा है आपकी आउटपुट। निवेश में क्या है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, लेबर, भूमि की लागत, क्योंकि लैंड भी आप उसके लिए खरीदोगे, जल की उपलब्धता, वाटर सप्लाई वहाँ पर है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है या नहीं है, आपने इलेक्ट्रिसिटी है, और अन्य जो आपके अवसंरचना के काम, ये सारे के सारे। प्रक्रम में आपके कई तरह के प्रोसेस हो गए, ठीक है। प्रक्रम में आपके प्रोसेसिंग में आपके क्या हो गया, जैसे कि इन्होंने कारखाने का बता रखा है, जैसे आपको मैं आगे प्रोसेस वाला बता दूंगा। लास्ट में इन्होंने बता रखा है कच्चे माल को प्रस्तुत करने के बाद अंतिम निर्गत जो आउटपुट आपकी निकलती है, वो प्रोडक्ट जो आपका निकलता है। जैसे कि सूती वस्त्र में बता रखा है, जैसे कपास हो गया, इंसान जो लगे हुए हैं, लेबर है वहाँ पर, कारखाना है, परिवहन, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आपने पैसा लगाया उसके अंदर। प्रोसेसिंग में क्या हुआ, प्रोसेसिंग में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, तभी तो कपड़ा बनेगा, तभी तो उसका कपड़ा बनेगा जब गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डेइंग, प्रिंटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। उटाई, कुटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ठीक है, ये सारी चीज़। कमीज आपको लास्ट में प्रोडक्ट है, कमीज आपके लिए लास्ट में प्रोडक्ट है। ऐसे काम करता है ये इंडस्ट्री, ये काम है। क्लियर हो गया। फिर आपके इंडस्ट्रीज रीजन है, इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड में आपको दिखा रखे हैं, मेन आपके कहाँ पर हैं, ये आपको इसमें मैप से मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूँ। आगे मैप का इन्होंने दिखा रखा है, वैसे दे रखा है। जो प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है पूर्वोत्तर अमेरिका में है, अमेरिका का जो पूर्वोत्तर एरिया है पूर्व की तरफ, वो अमेरिका में है, पश्चिम में है, मध्य यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में है, पूर्वी एशिया में है। मुख्य अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री पत्तनों के समीप है। जहाँ पर देखिए ये आपके समुद्री पत्तन होंगे, जहाँ पर आपका पोर्ट का एरिया वहाँ तो होंगे ही होंगे, और कोयला क्षेत्र जहाँ पर होंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये आपको रीज़न दे रखे हैं। देखिए अगर आप इसे यहाँ पर देखोगे, हमारे इंडिया के बारे में देखोगे, ये तो पोर्ट का रीज़न है, ये पूरा का पूरा गुजरात है, ये मुंबई है, यहाँ मेन दिखा दिया, ये चेन्नई का रीजन है, यहाँ पर भी है इंडस्ट्री, ये इन्होंने मुख्य आपको दिखा दिया यहाँ पर। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर जो है गंगा का रीजन पूरा दिखा दिया, गंगा की पट्टी वाला रीजन पूरा दिखा दिया, गंगा घाटी वाला, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी हैं वो मिनरल्स निकलते हैं। यहाँ भी खेती बाड़ी वाला इंडस्ट्री है सारी की सारी, तो ये सारे के सारे शुगर केन जो वाला है, ये रीजन आपको दिखा दिया पूरा का पूरा। ये फिर पोर्ट वाला रीजन आ गया। ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड में देखोगे, वर्ल्ड में अगर आप देखोगे जो मेन है, देखिए यहाँ पर आपको पहले ये चीज़ देख लेनी है, इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है और विश्व की औद्योगिक पट्टी कहाँ है। सॉरी, ये आपको चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्लैक में पहले देख लो, यहाँ पर जो चाइना का भी यहीं पर है, जो पोर्ट का रीजन है पूरा का पूरा। चाइना का भी यहाँ है, मंचूरिया है, बीजिंग है, ये सारे के सारे दे रखे हैं, शंघाई है। अगर आप यहाँ पर यूरोप का देखोगे, यूरोप का भी पोर्ट के रीजन में है ज़्यादातर, यूरोप का भी हम पोर्ट के रीजन में है, काला सागर वाला रीजन आ गया, ठीक है। और जो पट्टी है वो तो सारी की सारी यहाँ पर चली हुई है, ऐसे कि सर जो व्यापार होता है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर अब अगर आप अमेरिका की तरफ देखोगे तो ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा अमेरिका का, और ये पोर्ट वाला रीजन आ गया, इधर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स आ गया, ठीक है, ये रीजन आ गया, और पूरा अमेरिका का तो इसमें दिखाई दिया। तो ज़्यादातर पोर्ट वाला रीजन रहता है, और जहाँ पर आपका माइनिंग वगैरह काम होता है, जहाँ पर कोयला निकलता है, रूरल एरिया होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर आपका ये रीजन होता है। जैसे कि इंडिया का बता रखा है, इंडिया का बता रखा है मुंबई पुणे समूह है, मुंबई पुणे रीजन है पूरा का पूरा। बेंगलोर है, बेंगलोर तो आपको पता ही होगा, सिलिकॉन वैली से बोला जाता है। तमिलनाडु रीजन है हमारा, हुगली प्रदेश है। अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश है, गुजरात वाला रीजन हो गया। छोटा नागपुर जहाँ पर ये कोयला, लोहा ये सब निकलते हैं। विशाखापट्टनम हो गया, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, पोर्ट वाला रीजन हो गया। गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली हो गया, ठीक है, ये कैपिटल प्रदेश हो गया। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया। फिर आपको छोटा सा फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, औद्योगिक विपदा, ठीक है। इंडस्ट्री में ये बहुत सारी ये चीज़ें भी तो आती हैं जो नुकसान होते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, ये सारी चीज़ें भी तो इसमें आती हैं, ये भी सारे इसमें शामिल होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री,
ये जो घटना घटी थी ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को और ये घटना हुई थी भोपाल में। आपको याद रखना है, सीधा फैक्ट कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर त्रासदी क्या करी थी, जो आपकी दुर्घटना यहाँ पर हुई थी, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के सहित निकलते ही निकलते हैं विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके बारे में पूछा था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारे जो दे रखा गया 35,598 व्यक्ति मारे गए थे। आपको ये डेट याद रखनी है, 84 में घटना घटी थी, भोपाल में हुई थी और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिससे 35,000 के करीब लोग मारे गए थे। ये चीज़ बता रखी है। उसके बाद आपको बता रखा है जो आपको रीज़न है, जो रीज़न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री इसमें बता रखा है। इसमें आपको 2-3 फैक्ट आपको बता रखे हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग जो वर्ल्ड में है, आयरन का है, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना इन्फॉर्मेशन का है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आपको पता ही है नया वाला है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जिसमें कि जर्मनी है जहाँ पर कोयले का रीजन है, लोहे का रीजन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, हमारा इंडिया भी है। इसमें वस्त्र उद्योग का दे रखा है, वस्त्र उद्योग में पहले नंबर आपका इंडिया का है, हांगकांग का है, दक्षिण कोरिया का है, जापान का है और ताइवान का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखोगे तो कैलिफोर्निया है, सिलिकॉन घाटी में है, भारत के बेंगलुरु में। फिर आपको लोहा इस्पात उद्योग के बारे में इन्होंने बता रखा, और ये चीज़ समझने वाली है, ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है इस एनसीईआरटी में। पहले बात तो उन्होंने बता रखा है आयरन और इंडस्ट्री जो आपकी ये है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बोलेंगे। लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें है निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आपका आउटपुट। ये एक पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग इसे क्यों बोलते हैं, ठीक है, पोषक उद्योग इसे क्यों बोलेंगे हम, आपकी फीड इंडस्ट्री से क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि दूसरे जो उत्पाद हैं, दूसरे जो इंडस्ट्री हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं, इसे बेस्ड इंडस्ट्री भी बोला जाता है। दूसरे जो उद्योग हैं, दूसरी जो इंडस्ट्री हैं वो इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दूसरे जो भी इंडस्ट्री में काम सामान लगता है, कोई भी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि मशीनें बन रही हैं, ट्रक बन रहे हैं, कार बन रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं उसमें सब जगह स्टील और लोहे का ही प्रयोग होगा, और उसके लिए आपको ये चाहिए, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वहाँ पर, रॉ मटेरियल के रूप में। इसमें क्या करता है, लेबर लगेगी, इन्वेस्टमेंट लगेगी, स्थान कहाँ पर होगा, अन्य संरचना के साथ साथ लोहा ऐसा जरूरी है। आयरन और निकलेगा, उसी का तो आप लोहा बनाओगे, आयरन और ज़मीन से निकलेगा। कोयला, उसको गलाने के लिए कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए उसके लिए कच्चे माल के रूप में, ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर कच्चे माल को झोंका भट्टी में गलाया जाता है, प्रगलन किया जाता है, प्रगलित होता है, गलाना, स्मेल्टिंग इसे बोलते हैं, धातुओं को गलाना, अधिक टेम्परेचर पे, अधिक हीट वैसे धातु जो है आयरन और उसको गलाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, आयरन और का आयरन बनाया जाता है। फिर उसमें आयरन में बहुत सारी चीज़ें बना करके उसे स्टील में बना दिया जाता है, जैसे कि उसमें कार्बन मिला दिया जाएगा, मैग्नीज मिला दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। इस्पात कड़ा होता है, जैसे इन्होंने बता दिया कि कड़ा होता है, सख्त होता है, उसे आसानी से काटा जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, इसके तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी धातुएं थोड़ी थोड़ी मिला करके इसमें इस्पात में मिला करके इसे मजबूत और मिश्र धातुएं बनाई जाती है। बहुत तरह की इसमें धातुएं बनाई जाती है। ये आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैप से। देखिए आयरन और है, चूना पत्थर लाइमस्टोन है और कोकिंग कोयला है। ये तीनों चीज़ें झोंका भट्टी में डाली जाएंगी, आपको इससे दिखा भी रखा है, जो आपका स्टील बनेगा। फिर मैग्नीज भी इसे कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, कार्बन भी इसमें मिलाया जाता है स्टील बनाने की। ये लोहा की बात है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, लोहा ऐसा से लोहा इस्पात बनने तक की प्रक्रिया। जो झोंका भट्टी है, गर्म वायु इसमें स्थिर निकल, धातुमल, ठीक है, ये चीज़ इसमें दिखा रखी है, जो आपका निकल रहा है, जो स्लैग निकल रहा है, ठीक है। मोल्टन आयरन जो प्रगलित लोहा है, जिस मोल्टन आयरन जिसे बोलते हैं, वो इस तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, मेन आपको समझने वाली जो चीज़ है वो है आयरन और लाइमस्टोन, चूना पत्थर और कोयला, ये तीनों चीज़ें इसमें लगेंगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो साइंस का वो आ जाएगा, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें ये चीज़ें दिखा रखी हैं कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है जो इस्पात उद्योग है। लगभग सारी वस्तुएं जैसे कि हम उपयोग करते हैं, जैसे कि लोहा या इस्पात से बने होते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे कि आपके औजार हैं, मशीनें हैं, पोत हैं, रेलगाड़ी हैं, ट्रक हैं, ऑटो हैं, ये सारे के सारे आपके इस्पात से बने होते हैं, ये सारे के सारे आपके इस्पात से बने हुए होते हैं,
ठीक है। सेफ्टी पिन, सुइयाँ, सारे के सारे इसी बने होते हैं। जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस्पात से ही बनी होती हैं। तेल की पाइपलाइन है आपकी, वो सारे की सारी इसमें बनी होती हैं। फिर इन्होंने दे रखा है कि 1800 से पूर्व का जो रीजन है, इस्पात उद्योग वहाँ स्थित होते हैं जहाँ कच्चा माल, इलेक्ट्रिसिटी और बहता जल आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद में उद्योग की आदर्श स्थिति में कोयला के क्षेत्र के, जहाँ पर कोयला हो गया, क्योंकि कोयला उसको गलाने में बहुत ज़्यादा हीट के रूप में आपको इलेक्ट्रिसिटी की सारी ज़रूरत आपकी यहीं से पूरी हो जाएगी, कोयला से हो जाएगी। रेलवे के निकटती, जहाँ पर रेलवे की प्रोसेस 1950 के बाद, जहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पथ, जहाँ पर पोर्ट पे सारी चीज़ें आती हैं, उसके आधार का जैसे कि दिखा रखा है 1850 से 1950 तक की स्थिति। ठीक है। 1800 से पूर्व का सर्वोत्तम, 1800 से पहले की ये स्थिति थी इसकी। जैसे नदी के किनारे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, फिर कोयला इंडस्ट्री वहाँ पर जहाँ पर ये निकलता है और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, फिर ये पोर्ट के हिसाब से आ गया। 1950 के बाद पोर्ट की तरफ आने लगे, क्योंकि पोर्ट पे सारी चीज़ें आती हैं। पोर्ट पे सारे आयरन और भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। इसी का इन्होंने बता रखा है। लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है। लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र बता रखे हैं। प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि इंडिया का दे रखा है, ये जर्मनी का दिया हुआ है, यूरोप के दे रखे हैं। ठीक है। रूस का दे रखा है, जर्मनी का अलग यहाँ पर आएगा, जापान का दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का दे रखा है, कनाडा का दे रखा है, ब्राज़ील का दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये अलग अलग से दे रखे हैं। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ सॉरी, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो विकसित हुआ है, पहले के पहले आपको ये तो पता ही 1947 से पहले एक ही कारखाना था हमारे यहाँ पर। जो प्राइवेट सेक्टर में था वो एक ही कारखाना था लोहा इस्पात उद्योग का, वो था आपका टाटा, जो अब टाटा स्टील, जिसे टाटा बोलते हैं। ठीक है। ये बाद में फिर हमने जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, तो उसको बनाया हमने। जो वो लगाए थे उत्पादन केंद्र आपके भिलाई में लगाए, दुर्गापुर में, बर्नपुर में, जमशेदपुर में, राउरकेला में, बोकारो में। ये एक ही प्रदेश रीजन में है जो आपके 4 राज्यों में फैले हुए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। नीचे के जो कर्नाटका में जहाँ पर लोहा निकलता है वहाँ पर भद्रावती है और विजयनगर है कर्नाटक में। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। ये चीज़ें आपको बता रखी हैं, ये आपको मैप से ही मैं समझा दूंगा जब अगले के चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर जमशेदपुर के बारे में एक इसमें दे रखा है कि 1947 से पूर्व, 1947 से पहले हमारा एक ही कारखाना जो प्राइवेट सेक्टर में था वो था जो जमशेदजी टाटा ने लगाया था 1907 में। ये कहाँ लगाया था? साकची में लगाया था, जो पड़ता है आपका झारखंड में, जो पड़ता है आपका झारखंड में, जिसे टिस्को बोलते हैं। टिस्को की शुरुआत हुई थी जहाँ पर, ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होता है टाटा इस्पात कार्य, यहाँ पर होता है पूरा प्रोसेस। और ये 2 नदियाँ यहाँ पर, खरगई और स्वर्ण रेखा नदियाँ हैं यहाँ पर, खरगई और स्वर्ण रेखा नदियाँ। ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। ये चीज़ आपको बता रखी है। टेल्को कॉलोनी, यहाँ तो बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर बन गई हैं। फिर आपको ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पर लगाने का रीज़न क्या था? यहाँ पर लगाने का रीज़न ये था कि जमशेदपुर को देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों के संगम पर है, साकची में बनाया गया था। ये चीज़ आपको बता रखी है। फिर आपको ये आगे चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि साकची को इस्पात केंद्र के रूप में, एक तो ये बंगाल और नागपुर का जो रेल मार्ग है, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चीज़ें चाहिए। कालीमटाली रेलवे स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ये चीज़ होगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का हो गया। लोह एसक, कोयला और मैग्नीज शेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट था, कोलकाता भी इसका मार्केट था जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया जो कोयला रीजन है वहाँ से कोयला मिलता था। झारखंड में बहुत बड़ा रीजन है झरिया, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, से कोयला। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहे से कहाँ से मिलता था? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहे से, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये तीनों चीज़ें इसको वहाँ से मिल गई। और मैग्नीज। उसके बाद खरगई और स्वर्ण रेखा नदियों से आपको जल मिल गया। तो ये बिल्कुल सटीक जगह पे, बिल्कुल सही जगह पे था। उसके बाद वहाँ पर और तरह के कारखाने लगाए गए। ठीक है। रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल, तार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लगी। एक इंडस्ट्री लगेगी तो और भी इंडस्ट्री है। अब ये चीज़ें इसमें बता रखें कि जैसे भारतीय के सभी उद्योग वहाँ पर साथ साथ में इंडस्ट्री में स्थापित हो जाते हैं, तो बहुत तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर उसके आसपास में रीजन में लग जाती है। दूसरा इसमें रीजन दे रखा है आपको पीटर्सबर्ग का।
पीटर्सबर्ग ये कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। यहाँ पर क्या है, जैसे टाटा का इन्होंने रीज़न दे दिया, दूसरा पीटर्सबर्ग का दे दिया, वहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। ये क्वेश्चनों में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिका में पीटर्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा इस्पात के लिए, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर, इसके लिए फेमस है। वहाँ पर इस्पात नगर भी इसे बोला जाता है। कच्चा माल कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, कच्चा माल वहीं पर मिल जाता है, जो कोयला वहीं पर मिल जाता है। जबकि लोहे जो आयरन और है वो मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन सर्वोत्तम मार्ग हैं। यानी कि जो आपका आयरन और पहुँचता है वो आपका जल मार्ग से पहुँचता है, नौ परिवहन से पहुँचता है। ग्रेट लेक्स में आता है, ये ग्रेट लेक्स में आता है। ग्रेट लेक्स किसको बोला जाता है, ये पिछली एनसीईआरटी में आपको बता चुका हूँ। वैसे 5 झील, महान झील प्रदेश उसे बोला जाता है, महान झील, ग्रेट लेक्स, महान झील प्रदेश। इसमें 5 झीलें आती हैं अमेरिका की, सुपीरियर, हॉर्न, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। इसमें मिशिगन अमेरिका में है, बाकी सारी की सारी सुपीरियर, हॉर्न, ईरी, ओंटारियो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। इसमें सुपीरियर है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील है जो वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और वैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, वो है कैस्पियन सागर, वो है कैस्पियन सागर। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये महान झील प्रदेश में है, सस्ता मार्ग है वहाँ का। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र में लोहा रेलगाड़ियों से लाया जाता है फिर आगे के लिए। ओहियो, मोगलेला, एल्गनी नदियों से प्राप्त जल मिल जाता है वहाँ पर। आज जैसे वहाँ का रीजन दे रखा है, पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी मात्रा में इस्पात मिले हैं। मील पीटर्सबर्ग के नीचे मोहगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में, क्योंकि वहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है वो। पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं, ठीक है। अतिरिक्त कारखाने हैं, बहुत तरह के कारखाने, रेल की पटड़ियाँ, भारी मशीनें इस्पात का प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। तो ये 2 रीजन उन्होंने दे रखे हैं। एक तो आपका टाटा का दे दिया, जमशेदपुर दे दिया जिसे टाटा नगर बोला जाता है, जो आपका झारखंड में है। दूसरा पीटर्सबर्ग का दे दिया जो आपका यूएसए में है। ये 2 रीजन उन्होंने बता दिए हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन लगा लोगे तो मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने दे दी है यहाँ पर, जैसे एक और इन्होंने चीज़ दे रखी थी, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है जैसे कि अफ्रीका वगैरह नील नदी के बारे में वहाँ का दे रखा है। आपको लोहे सक चाहिए, किसी भी आपको उसके लिए लोहे सक, फिर आपको कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जल चाहिए, बाजार चाहिए। ये आपको जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए, श्रम की आपूर्ति, लोगों के लिए पत्थरों की आपको सुविधाएं चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। आप इसके क्वेश्चन लगा लोगे तो ज़्यादा सीर हो गया, आपकी पीटी और मेंस की दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना, ये आपको समझ में आ गया। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, किसी तरह की कोई चीज़ रहेगी हो तो। ये छोटा सा देखिए उदाहरण आपको दे रखा, 8 टन कोयला, 4 टन ऐसा का आयरन और मान लो, 1 टन चूना और 1 टन इस्पात जब बनता है। इतनी चीज़ें चाहिए आपको, इस्पात की मात्रा भी इसमें समझा रखी है, ठीक है। प्रगलन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जिसे स्मेल्टिंग बोलते हैं, धातु को गलाने की प्रक्रिया प्रगलन, ये अलग से आपको दे रखा है। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका चैप्टर। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।